गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनोरा सक्सेना। अगले आधे घंटे तमाम वो खबरें आपको बताएंगे जो बनेगी आज की सुर्खियां और किन खबरों पर रहने वाली है नजर, कौन सी बनेगी आज का एजेंडा बताएंगे आपको। शुरुआत करते हैं भरतपुर से आ रही इस वक्त की बेहद ही बड़ी खबर के साथ, जहां पर एसओजी टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध हथियारों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 6 अवैध पिस्टल भी बरामद हुई है। इसके साथ साथ मैगजीन जब्त की गई है। रेलवे स्टेशन भरतपुर पर यह कार्रवाई हुई है। दोनों ही आरोपी हथियारों की तस्करी करते थे। करौली जिले के रहने वाले हैं दोनों आरोपी। इसके साथ साथ खबर यह कि मध्य प्रदेश से हथियार लाकर यहां पर सप्लाई करते थे। तो कुल मिलाकर पूछताछ के जरिए इस पूरे नेक्सस को तोड़ने की कोशिश होगी। दीपक का हम सीधे रुख कर लेते हैं ज्यादा जानकारी के लिए। दीपक, आपके पास क्या जानकारी? जाहिर तौर पर ये बहुत बड़ा एक्शन एसओजी की टीम का कहा जा सकता है। क्या पहले से इनपुट था या अचानक नाकेबंदी के बाद इस तरह की कार्रवाई देखने को मिली? कैसे पहुंची है इन अवैध हथियारों के तस्करों तक? देखिए मनु, एसओजी की टीम ने ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और एसओजी की जो टीम थी उसको लगातार इनपुट मिल रहा था कि सवाई माधोपुर जिले में जो तस्कर हैं, हथियार तस्कर, वो मध्य प्रदेश के जो धार जिला है वहां से हथियार ला करके सप्लाई करते हैं। तो एसओजी की टीम सवाई माधोपुर पहुंच, जहां जानकारी के मुताबिक उनको पता लगा कि करौली जिले के जो 2 तस्कर हैं वो इस कार्रवाई को, इस पूरे वारदात को अंजाम देते हैं। तो उसके बाद उनको पीछा किया गया उनका। तो एसओजी की टीम को इनपुट मिला कि वो भरतपुर में इस वक्त मौजूद है। तो एसओजी की टीम के जो इंस्पेक्टर है विजय कुमार राय, वो भरतपुर पहुंचे, जहां रेलवे स्टेशन के पास में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। और दोनों ही जो हथियार तस्कर थे, एक जो करौली जिले के रहने वाले हैं, उनको पकड़ा और उनके कब्जे से 6 देसी पिस्टल और मैगजीन बरामद की है। और इस पूरे नेक्सस को पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस पूरे जो गिरोह है उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं और कौन कौन से गैंग को, कौन कौन से बड़े बदमाशों को ये हथियार सप्लाई करते थे। तमाम सवाल जिनको समझने की कोशिश, जवाब तलाशने की कोशिश एसओजी करेगी। शुक्रिया दीपक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस काउंटडाउन कार्यक्रम, योगा डे के काउंटडाउन के तहत कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। हर साल आपको बताएं कि 21 जून को ये जो योग दिवस है बनाया जाता है और सीधे आपको इस काउंटडाउन कार्यक्रम में लिए चलते हैं। जयपुर की मेयर डॉक्टर श्रीमती सुमाया गुजर जी, भवानी निकेतन की परम आदरणीय जलाम सिंह जी और आयुष मंत्रालय की सचिव वैद्य राजेश कटेशा जी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा की डायरेक्टर ईश्वर बासुबा रेड्डी जी, और आज इस योगा महोत्सव में भाग लेने के लिए आई हुई राजस्थान की परम आदरणीय हमारे प्यारे भाइयों बहनों और पत्रकार बंधुओं, आप सबको मैं आज इस अवसर पर हृदय से शुभकामना देता हूं, क्योंकि आप सबको मालूम है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम बड़े निष्ठापूर्वक उसको मनाते हैं। सिर्फ देश के अंदर नहीं, दुनिया में भी आज योग को जिस हिसाब से लोगों ने अपनाया है, ये बड़े हमारे लिए उत्साहजनक बात है। और आज परम आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अगले 21 जून को 9th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल डे योगा हम सफलपूर्वक मनाने जा रहा है। इसकी तैयारी के लिए आज हम लोगों ने अलग अलग काउंटडाउन प्रोग्राम शुरू की है। 100 डेज, 75 डेज, 50 डेज। तो योग का कार्यक्रम यहाँ पे बनाया गया है और इन सबके बीच में आपने देखा किस तरह के तमाम केंद्रीय मंत्री वहां पर मौजूद हैं। योग दिवस हालांकि आपको बता दें कि 21 जून को मनाया जाएगा, लेकिन काउंटडाउन ये कार्यक्रम था। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं जयपुर से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर का। पीएचक्यू की सीआईडी क्राइम ब्रांच की जयपुर शहर में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। भर्ती परीक्षाओं में पैसे लेकर पास करवाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। क्राइम ब्रांच की टीम ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। मानसरोवर इलाके से पकड़े गए गिरोह के 2 सदस्य हैं। 14 लाख रुपए लेकर एक अभ्यर्थी को पास करवाने का आश्वासन दिया गया था।
गैंग के सदस्यों से पूछताछ हो रही है, जिसमें माना जा रहा है कि कई अहम खुलासे हो सकते हैं। गैंग पर क्राइम ब्रांच की पुलिस ने अभ्यर्थी बनकर निगरानी की। 7 दिनों तक फर्जीवाड़े में शामिल गैंग की निगरानी की गई और आखिरकार ये बड़ा पर्दाफाश हुआ है, जो पैसे देकर भर्ती परीक्षाओं में पास करवाने का आश्वासन दे रहा था 14 लाख रुपए एक अभ्यर्थी से। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है इस पूरे गिरोह में। अब तक मानसरोवर इलाके से ये गिरोह के 2 सदस्य पकड़े गए हैं। और दिलचस्प बात यह है कि देखिए, पूरी यहाँ पे प्लानिंग के साथ पीएचक्यू की सीआईडी क्राइम ब्रांच ने इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया है। विष्णु हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विष्णु, गैंग पर क्राइम ब्रांच की पुलिस ने बकायदा अभ्यर्थी बनकर निगरानी की। 7 दिनों तक फर्जीवाड़े में शामिल गैंग की निगरानी की गई और इसके बाद ये पर्दाफाश हुआ है। 2 लोगों की जो गिरफ्तारी अब तक हुई है, आखिरकार क्या कुछ खुलासा अब तक हुआ है पूछताछ में? देखिए मनु, मैं इसमें एक अपडेट करना चाहूंगा कि देर रात चली कार्रवाई के बाद एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है। वहीं पर राम प्रसाद चोपड़ा नाम के एक व्यक्ति को इस पूरे मामले में गिरफ्तार कल पुलिस ने किया है और इस संबंध में पीड़ित मुकेश कुमार यादव की ओर से मानसरोवर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है, जिसमें कहा गया है कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर परीक्षा का पेपर दिलवाने के बहाने और उसे परीक्षा में पास करवाने की गारंटी लेकर के करीब 11 लाख रुपए राम प्रसाद चोपड़ा ने हड़पे थे और इसी लिए जो पीड़ित है उसने मुकदमा दर्ज कराया है। इस पूरे मामले में सीआईडी क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई की गई, लगातार निगरानी की गई। उसके बाद में इस आरोपी को पकड़ा। तो फिलहाल राम प्रसाद चोपड़ा को कल देर रात को गिरफ्तार कर लिया गया, उससे पूछताछ जारी है और सामने आया कि राम प्रसाद चोपड़ा जो कि पुलिस की गिरफ्त में है, वो पहले पंचायत समिति का सदस्य भी रह चुका है। और वहीं पर इस पूरी जो कार्रवाई को सब इंस्पेक्टर के नेतृत्व में किया गया है। जी विष्णु, आगे किस तरह से कार्रवाई बढ़ेगी ये भी बताइए, और कितने लोगों को अब तक इन लोगों ने ठगा है? क्या इस बारे में कोई डिटेल निकल कर आई है सामने? देखिए, इस संबंध में गोविंदगढ़ के रहने वाले मुकेश यादव ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें कहा कि वो 12वीं तक पढ़ा हुआ है। सबसे पहले राम प्रसाद चोपड़ा ने 2019 में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की भर्ती परीक्षा में उससे पैसे हड़पे थे। उसके बाद अन्य 2-3 एग्जामों में भी पेपर दिलवाने के बहाने से लाखों रुपए के हड़पे, लेकिन वो रुपए जब नहीं लौटाए तो आखिरकार वापस से उसने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने ऑपरेशन रचा और आखिरकार राम प्रसाद को पकड़ा। जी, तो जाहिर तौर पर राम प्रसाद की जो अब हिरासत में से लिया गया है, कुल मिलाकर कई सवाल जिनका जवाब जानने की कोशिश सीआईडी क्राइम ब्रांच की टीम करेगी। शुक्रिया विष्णु, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बात सबसे पहले अब सैनी समाज की भी कर लेते हैं। दरअसल भरतपुर से ये बड़ी खबर है, जहां पर सैनी समाज का जो आंदोलन है वो लगातार चल रहा है। कल देर रात आपको बताएं कि ओबीसी आयोग के साथ बैठक भी चली और खबर ये कि कुछ देर में प्रतिनिधिमंडल आंदोलन स्थल पहुंचेगा। आंदोलन स्थल पर फैसला लिया जाएगा कि आखिरकार ये जो आंदोलन चल रहा है इसको कंटिन्यू रखा जाए या फिर नहीं। ओबीसी आयोग ने सभी जिला कलेक्टर को बकायदा निर्देश भी दिए हैं आरक्षण के ज्ञापन के संबंध में जांच करने के निर्देश। आंदोलन स्थल पर प्रतिनिधिमंडल अब ये फैसला लेगा। तो सभी की निगाह इस बात पर टिकी हुई है कि सैनी समाज का जो आंदोलन पिछले कई दिनों से चल रहा है, क्या अभी भी वो जारी रहेगा या फिर नहीं, क्योंकि अब कुछ ही देर में जो डेलीगेशन ओबीसी आयोग से मिलने पहुंचा हुआ था, जिसकी बातचीत चल रही थी, एक बड़ी मीटिंग हुई थी, वो आंदोलन स्थल पर पहुंचेगा और यही फैसला लिया जाएगा कि आखिरकार सैनी समाज का आंदोलन आगे चलना है या फिर इसे वापस लेना है। दीपक हमारे संवाददाता इस खबर पर लाइव हमारे साथ जुड़ गए भरतपुर से। दीपक, आपके पास क्या जानकारी है? ओबीसी आयोग के साथ जो बैठक हुई थी उसकी क्या डिटेल है और कितनी देर में आंदोलन स्थल पर पहुंचने वाला है डेलीगेशन? क्या संभावना दिख रही है आपको? देखिए मनु, आज आंदोलन का 12वां दिन है और आंदोलनकारी अभी भी हाईवे पर डटे हुए हैं। कल जो है प्रतिनिधिमंडल की ओबीसी आयोग के साथ बैठक हुई और बैठक में ओबीसी आयोग ने सभी जो जिला कलेक्टर थे उनको पत्र लिखा है कि जो आरक्षण के संबंध में सैनी समाज, कुशवा समाज, साक्य मौर्य समाज ने ज्ञापन सौंपा है उसका परीक्षण कराया जाए। परीक्षण कराने के लिए ये पत्र लिखा है और 10 दिन का उसका समय दिया गया है कि 10 दिन में रिपोर्ट जो है वो ओबीसी आयोग को पेश करनी होगी। अब प्रतिनिधिमंडल देर रात होने के कारण आंदोलन स्थल पर नहीं पहुंचा, क्योंकि कल रात 9 बजे तक उनकी जो वार्ता है वो ओबीसी आयोग के साथ जयपुर में रही
जाएगी। उसके बाद अब कुछ देर में प्रतिनिधि मंडल आंदोलन स्थल पर पहुंचेगा और जो बात ओबीसी आयोग के साथ हुई है उस निर्णय को आंदोलनकारियों के समक्ष रखेगा और फिर फैसला होगा कि आंदोलन को समाप्त करना है या जारी करना है। 8 बजे का वक्त जो है वो रखा गया है आंदोलन स्थल पर पहुंचने का, लेकिन 9 बजे तक ये बैठक होगी आंदोलनकारी और प्रतिनिधि मंडल के बीच, जिसमें जो प्रतिनिधि मंडल ओबीसी आयोग की बैठक में मौजूद रहा था वो सभी लोग आंदोलन स्थल पर मौजूद रहेंगे और सभी आंदोलनकारियों से चर्चा की जाएगी कि आगे का जो फैसला है वो क्या है, आगे की जो रणनीति है वो आंदोलन स्थल पर तैयार होगी। लेकिन प्रतिनिधि मंडल जब आता है फैसला लेकर के तो जो आंदोलनकारी हैं कहीं ना कहीं वो बात से सहमत नहीं होते हैं। अगर आज ऐसा दिखा मनु कि आंदोलनकारी प्रतिनिधि मंडल की बात से सहमत नहीं हुए तो ये आंदोलन फिर लंबा खिंच सकता है, और अगर प्रतिनिधि मंडल की बात से आंदोलनकारी सहमत हो गए तो फिर आज इस पूरे मामले का पटाक्षेप हो जाएगा। यानी कि 2 तस्वीर आज देखने को मिलेगी, या तो ये आंदोलन लंबा खिंचेगा या फिर इस आंदोलन का पटाक्षेप आज हो जाएगा। 2 तस्वीर वहां से निकलेंगी और लगातार आंदोलनकारी भी राह चाह रहे हैं कि अब कब तक वो प्रतिनिधि मंडल पहुंचेगा और क्या फैसला वहां लेकर। उन्होंने ये तक कहा था कि आपको ओबीसी आयोग से मिलवा भी देंगे, प्रस्ताव हमने आगे भेज दिया है। अब चूंकि महत्वपूर्ण ये मीटिंग है जो देर रात तक चलती रही है, आप 12 दिन से लगातार इस पूरे आंदोलन को कवर कर रहे हैं, आंदोलन स्थल पर किस तरह की सुगवाहट है, किस तरह की हलचल है, आपको क्या लग रहा है कि आखिर क्या जो 12 दिन तक अब आंदोलन चल रहा था वो खत्म होने जा रहा है या ये लंबा चलने वाला है अभी? देखिए मनु, अगर इस तरह से देखा जाए कि जब मुख्यमंत्री की बात को ही नहीं माना आंदोलनकारियों ने, जो प्रतिनिधि मंडल था उसकी बात को नहीं माना, तो ऐसे में लग रहा है कि इस आंदोलन को जो खत्म होने के आसार हैं वो नजर नहीं आ रहे हैं। क्योंकि कल जिस तरह से आंदोलनकारी वहां मौजूद थे उनके आव भाव को हमने जाना और उनसे कहा कि जो प्रतिनिधि मंडल फैसला लेकर आएगा क्या आप उसकी बात से सहमत होंगे, तो उन्होंने कहा कि अगर 12% आरक्षण पर बात होगी तो ही हम ठीक है। दीपक नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है और अब इंतजार है डेलीगेशन का आंदोलन स्थल पर। बहरहाल इस बड़ी खबर पर लगातार अपडेट देंगे। जयपुर का रुख कर लेते हैं जहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले जो काउंटडाउन कार्यक्रम शुरू हो चुका है। कलराज मिश्र राज्यपाल कुछ बोल रहे हैं, उनको सुनते हैं। और यहाँ उपस्थित सभी अन्य गणमान्य जन, योग शिक्षक, योग साधना के लिए आए हुए विशिष्ट जन, मीडिया के मेरे साथियों और छायाकार बंधुओं, यह बहुत सुखद है कि योग की हमारी भारतीय संस्कृति को हर घर आंगन पहुंचाने की मुहिम के साथ इसे जन जन की दैनिक दिनचर्या में सम्मिलित करने की दिशा में इस तरह का यह अभूतपूर्व कार्यक्रम आज यहां आयोजित किया गया है। मैं इसके लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं समझता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है। आप हम सभी ने इस बात को कोविड महामारी के दौर में गहरे से अनुभूत किया है कि योग और आयुर्वेद की हमारी संस्कृति ने जीवन को बचाया ही नहीं बल्कि जनमन में सकारात्मकता बनाए रखने में भी महती भूमिका निभाई है। योग शरीर से जुड़े आसन भर नहीं है बल्कि यह भारतीय संस्कृति है। प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ योग समृद्ध परंपराओं से ही सुखद और संपन्न जीवन जीने की राह तलाशी जाती रही है। हमारे जो ऋषि मुनि हुए हैं उन्होंने दीर्घ और स्वस्थ जीवन जीने के जो अपने जिए से व्यवहारिक मंत्र हमें दिए, असल में वही योग है। मैं ये मानता हूं कि योग वह भारतीय संस्कृति है जिसमें बाह्य रूप में ही नहीं आंतरिक रूप में भी शरीर को पुष्ट किया जाता है। इसलिए यह एक तरह से अंतर का उजास है। भारतीय संस्कृति सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की उदात्त दृष्टि से जुड़ी हुई है। इस दृष्टि का मूल आधार भी योग की परंपरा ही है। महर्षि अरविंद ने समग्र जीवन दृष्टि हेतु योगाभ्यास को बहुत महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने बताया है योग चिकित्सा नहीं है, योग आत्मविकास का सबसे बड़ा माध्यम है। परम तत्व से साक्षात्कार की विधा के रूप में ही। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। झुंझुनू के मंडरेला कस्बे में इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो जाने पर परिजनों ने अस्पताल में इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल के दरवाजे पर शव रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक चूरू के नौरंगपुरा की 58 साल की राजबाला की सोमवार को तबियत खराब हुई थी और उसके बाद परिजन उसे इलाज के लिए मंडरेला के
नेहरा हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां पर लगातार तबियत बिगड़ती गई। इसके बाद देर शाम को महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए महिला के शव को अस्पताल के मुख्य दरवाजे पर रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। अस्पताल के दरवाजे पर महिला के शव रखकर प्रदर्शन करने की जानकारी पर मंडरेला थाना अधिकारी पहुंचे। इसके बाद चिड़ावा डिप्टी सुरेश शर्मा और तहसीलदार भी मौके पर पहुंचे। परिजनों से समझाइश की गई, मगर परिजन अस्पताल पर कार्रवाई करने और महिला के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाने की मांग करते हुए एसडीएम को मौके पर बुलाने पर अड़े हुए हैं। सुबह हमारे मरीज को लेकर आए थे हम 10 बजे। इन्होंने बार बार दवाई दी, फिर जैसे दवाई देती है वो भड़कने लगती है, उसको नस ठीक कर रहे हैं, नस ठीक कर रहे हैं, उसका उपचार कर रहे हैं। उसके बाद जब ये बिल्कुल निढाल हो गई, तब इन्होंने 3-4 बार कोशिश की किसी गाड़ी को लाने की, और बिल्कुल उसकी मृत्यु हो चुकी। तब कहा इन्होंने कि आप गाड़ी लेकर आओ और यहाँ से लेकर जाओ। ऐसा कोई पर्पज नहीं है, सब अच्छा आदमी। कृष्णा सिंह शेखावत हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा, अभी भी क्या शव को रखकर परिजन वहां पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं या समझाइश में बात बनती हुई आपको नजर आई है? क्या अपडेट? जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा मामला है ये झुंझुनू के मंडरेला कस्बे का है, जहां पर एक महिला की है वो तबीयत खराब होने के बाद उसे अस्पताल लाया गया था और इलाज के दौरान वो महिला की है वो मौत हो गई थी। और परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए जो महिला का शव है वो अस्पताल में रखकर है वो प्रदर्शन किया है। और ये जो रात भर है ये प्रदर्शन चलता रहा है। और जो परिजन है उनकी मांग है कि जो एसडीएम है वो मौके पर आए और जो है इस जो मृतक महिला है इसका मेडिकल बोर्ड से जिला मुख्यालय पर पोस्टमार्टम हो, और साथ ही जो अस्पताल ने जो लापरवाही बरती है तो अस्पताल पर भी कार्रवाई हो। तो जो ग्रामीणों की मांग है तो वो ग्रामीण है वो लगातार रात भर से ही जो है वो अस्पताल में जो है वो शव रखकर बैठे हुए हैं। और चिड़ावा डिप्टी है और जो तहसीलदार है उन्होंने समझाइश का प्रयास किया है, मगर ग्रामीण है वो एक ही मांग पर अड़े हुए हैं कि चिड़ावा एसडीएम मौके पर आए और जो जाहिर तौर पर एक्शन होना चाहिए अस्पताल पर। ये तमाम मांगों को लेकर अभी भी प्रदर्शन चल रहा है। नजर बनाए रखिएगा कृष्ण, आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। शुक्रिया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर मुख्यमंत्री गहलोत के कर्नाटक दौरे से जुड़ी हुई है। दरअसल आज मुख्यमंत्री गहलोत के कर्नाटक दौरे का दूसरा दिन है और वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं से आज मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे। खबर है कि चुनावी रणनीति पर चर्चा की जाएगी। आज बेंगलुरु में चुनावी जनसभाएं भी मुख्यमंत्री गहलोत करने जा रहे हैं। 10 मई को पोलिंग कर्नाटक में जबरदस्त फाइट कर्नाटक में इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। कौन होगा कर्नाटक का किंग, इसका फैसला कर्नाटक की जनता 10 मई को पोलिंग के जरिए यानी कि अपने वोट के अधिकार के जरिए करेगी। लेकिन उससे पहले ताकत झोंकती हुई चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से मुख्यमंत्री वहां पर लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। और आखिरकार अगर कांग्रेस सरकार में आती है तो क्या वो वादे, इनको लेकर लगातार जनता से संपर्क करने का कार्यक्रम मुख्यमंत्री गहलोत का। और आज भी खबर है कि कई कांग्रेस नेताओं से मुलाकात कर चुनावी रणनीति पर चर्चा की जाएगी। साथ ही मंगलुरु में चुनावी जनसभाएं भी हों, जिसमें जनता के बीच जाकर संबोधन, संवाद, चुनावी वादों की झड़ियां। महत्वपूर्ण होगा देखना कि आखिरकार किस तरीके से बीजेपी सरकार पर वो हमला बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और कर्नाटक दौरे के दौरान सीएम गहलोत ने बेंगलुरु में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात भी की। रणनीति पर चर्चा की गई, जिसके बाद सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। केंद्र सरकार को चाहिए कि राज्यों को पूरी तरह हेल्प करे, बजाय इसके उनको टाइट करे। हमें 5 साल में 76,000 करोड़ रुपये कम मिला है। 76,000 करोड़ किसे कहते हैं 5 साल में? तो ये तरीका गलत है। फेडरल जो सिस्टम हमारा है देश के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत फाइनेंस कमीशन बनते हैं। फाइनेंस कमीशन की भावना तो अकॉर्डिंग टू फैट होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग टू हेल्प होनी चाहिए राज्यों की, भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये सरकारें भेदभाव करती है। तो मेरा मानना है कि समय आ गया कि हम किस प्रकार से इन मुद्दों को उठाएंगे
पब्लिक के सामने रखेंगे। मेरा आने का मकसद यही है। प्राइम मिनिस्टर का काम तो सब तरह का होना चाहिए ना। उनका काम जो उनकी फितरत में प्रधानमंत्री मोदी जी और उनके अमित शाह की फितरत से चुनाव जीतना है, तो नगर निगम में क्यों नहीं हो। हैदराबाद में देखा आपने, रोड शो कर रहे हमारे गृह मंत्री जी, और पीएम भी वहां जा रहे हैं जिले के अंदर। रोड शो में नहीं गए, पर जिले में इसलिए गए कि मैसेज जाना चाहिए कि देखो हम कितना इंटरेस्टेड हैं। इनका मॉडल ऑफ गवर्नेंस एक नया पैदा हुआ है। चुनी सरकारों को होस्टेडिंग करके गिराओ। कर्नाटक उदाहरण है आपका, महाराष्ट्र उदाहरण है, मध्य प्रदेश उदाहरण है, राजस्थान में पूरी उन्होंने ताकत लगा ली, करोड़ों के इन्वेस्टमेंट कर दिए, वहां पहला में डूब गया। बीजेपी के पहले राजस्थान में डूबा है, बना सरकार गिरी 3 जगह पर। गोवा में और मणिपुर में जो है, हर राज्य सरकारों को आगे आना पड़ेगा। महंगाई बहुत भयंकर है, उसके लिए आगे आना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री महोदय को, राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट है, लाइए आप, राइट टू हेल्थ लाइए आप एक्ट को। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी AICC अभियान चलाएगी, तो राजस्थान कर सकते, आपको नहीं करवा रहे हो। पूरे देश के अंदर होना चाहिए। आज विश्व गुरु बनने की बातें करते हैं हम लोग, और क्या हम राइट टू हेल्थ नहीं देंगे उनको? आज राइट टू हेल्थ हो, ये तो अधिकार है जिंदा रहने का आदमी को। तो राजस्थान को देखिए मॉडल के तौर पर पेश करते हुए मुख्यमंत्री गहलोत कर्नाटक में जब पहुंचे तो तमाम किस तरीके से उन्होंने अपनी बातें रखी। तो न सिर्फ कांग्रेस की नजर कर्नाटक चुनाव पर है, बल्कि यहां पर राजस्थान में इस साल होने वाले चुनाव को लेकर कांग्रेस कमीशन 2023 तरफदार पकड़ रहा है। विधानसभा सीटों का सह प्रभारियों ने बंटवारा कर दिया है। 3 सह प्रभारियों में सीटों का बंटवारा हुआ है। और देखिए किसको कौन सी जिम्मेदारी मिली है। काजी निजामुद्दीन को 53 सीटों की जिम्मेदारी मिली है। वीरेंद्र राठौर को 72 सीटों की जिम्मेदारी मिली है। अमृता धवन को 75 सीटों की जिम्मेदारी मिली। प्रभारी रंधावा ने सीटों का बंटवारा किया है और तीनों सह प्रभारियों को अलग अलग सीटों की जिम्मेदारी दे दी गई है, ताकि अब इन सीटों पर सह प्रभारी जाएं और वहां पर संगठन को कैसे मजबूत करना है, क्या रणनीति तैयार करनी है, इसको लेकर अब काम शुरू किया जाए। तो हाल ही में 3 सह प्रभारी बनाए गए थे कांग्रेस में, वीरेंद्र राठौर का, काजी निजामुद्दीन, अमृता धवन, और इन तीनों को ही अब सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। और अब कुल मिलाकर यहां पर मिशन 2023 के लिए कांग्रेस रफ्तार पकड़ती हुई नजर आ रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं जरा मौसम की। प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। आज भी प्रदेश के 27 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तेज हवाओं के चलने के आसार हैं। पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम एक बार फिर करवट लेगा। अगले 3 दिन पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहेगा, उसका असर देखने को मिलेगा। तो लगातार बारिश और ओलावृष्टि की संभावना मौसम विभाग ने एक बार फिर जारी की है। पश्चिमी विक्षोभ इसके पीछे का कारण और उसकी सक्रियता की वजह से एक बार फिर मौसम करवट बदलने जा रहा है। जाहिर तौर पर आम लोगों के लिए राहत की खबर है, क्योंकि गर्मी से उन्हें राहत मिलेगी, लेकिन सबके बीच किसान लोग की जो परेशानी है वो जरूर बढ़ गई है। जो उनकी खेत में खड़ी हुई फसल है उसको नुकसान जाहिर तौर पर बेमौसम बारिश से होगा। और इसी के साथ सुप्रभात राजस्थान में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।